जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए डील के बाद दोस्तों अब इजराइल ने भी भारत का लोहा माना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इनवाइट किया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये खबर फिर एक बार कैसे चोट खाए अमेरिका को घायल करेगा। साथ ही साथ बताएंगे चौतरफा घिरने के बाद अमेरिका का कैसे बदला दोस्तों मिजाज। भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर। अब ईयू के साथ डील के बाद क्या कहा अमेरिका ने भारत को लेकर दोस्तों, कर दी बड़ी तारीफ। जानकर आप भी कहेंगे कि अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की जीत हुई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों चौंकाने वाली खबर, जिसने ट्रंप का कर दिया पर्दाफाश। कह दिया ट्रंप के दावे पूरे तरीके से फर्जी हैं। जी हां, सीनेटर वार्नर ने कहा भारत पाकिस्तान ने खुद सुलझाया था आपस में विवाद, अमेरिका सिर्फ क्रेडिट ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कोई भी रोल नहीं, जिसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप का आग बबूला होना तय माना जा रहा है। बताएंगे बड़ी जानकारी। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर, फ्रांस ने भेजा 40 राफेल जेट से लैस दैत्याकार परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले का खतरा दोस्तों, इधर अमेरिका भी पीछे हटने को नहीं तैयार। तो वहीं आपको बताएंगे हिंद महासागर में उतरा समुद्री डकैत, डर से थर्राया पाकिस्तान, घबरा गया तुर्की, फुस हुआ इस्लामिक नाटो। क्या है ये खबर दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे कैसे आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करती है ममता बनर्जी। दोस्तों अजित पवार विमान हादसे में उनकी मौत पर ममता बनर्जी ने उठा दिए सवाल। क्या कहा बताएंगे लगे हाथों। सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि इस समय अपना भारत सबसे आगे ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है और एक दिन यानी आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर सुपर पावर बन जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया के बाद भारत का सबसे मजबूत मित्र बनकर उभरा इजराइल। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया अपने देश इजराइल। जी हां, इजराइल और भारत की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है दोस्तों। रशिया के बाद इजराइल और भारत का सबसे मजबूत साथी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दमदार दोस्ती दोनों देशों के संबंधों को लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इस बीच नेतन्याहू ने पीएम मोदी जी को इजराइल आने का न्योता भेजा है। भारत में इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन्होंने ये इनविटेशन ऐसे समय में भेजा है दोस्तों जब अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ में एफटीए पर बड़ी डील हुई है दोस्तों, जिससे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिया और लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते दिखाई दे रहे हैं, भारत पर गुस्सा जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इजराइल को अपने रस्सी में बांधने का प्रयास करते हैं, नेतन्याहू पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, इस बीच नेतन्याहू का पीएम मोदी जी को इनविटेशन जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है जो ये साफ साफ दर्शाता है कि ना तो भारत अपने देश के साथ अमेरिका के लिए समझौता करेगा और ना ही इतना दबाव झेलने के बाद नेतन्याहू भी अमेरिका की जी हजूरी कर रहे हैं। उन्होंने ये इनविटेशन देकर जता दिया है कि इजराइल अपने लिए कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इजरायली राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की यात्रा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि तैयारियां चल रही हैं और आधिकारिक तौर पर तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। इजरायली राजदूत अजार ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हेलोकॉस्ट स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर एएनआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि निमंत्रण दिया गया है, हम तैयारियों में है और उचित समय पर विशिष्ट तारीखों के संबंध में घोषणाएं की जाएंगी। दोस्तों भारत इजराइल संबंधों के भविष्य को अजार बहुत मजबूत बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। अजार ने कहा कि 2025 विशेष रूप से एक उत्पादक वर्ष रहा है, जिसमें भारत इजराइल के बीच मंत्री स्तरीय स्तर की बैठकें हुई और महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें द्विपक्षीय निवेश संधि, सुरक्षा समझौते शामिल हैं, साथ ही मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और वित्तीय प्रोटोकॉल पर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोधी सहयोग संबंध का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम 2026 में इसे और मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। इजरायली राजदूत ने भारत की सभ्यतागत परंपरा की प्रशंसा की। अजार ने देश की बहुलवाद और सहिष्णुता की लंबी परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में यहूदी समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से अन्य जगहों पर देखे गए उत्पीड़न के बिना जीवन व्यतीत किया है, यानी कि भारत जो है वो यहूदियों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। जी हाँ, अब ऐसे में देखना ये होगा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस तारीख में इनवाइट करते हैं दोस्तों, और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इजराइल, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है भारत इजराइल दोस्ती को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
उधर भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, कहने लगा भारत टॉप पर रहेगा। बता दें भारत और यूरोपीय संघ बोले तो ईयू के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर अमेरिका का रिएक्शन सामने आया है। चूंकि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिस वजह से ट्रंप प्रशासन का बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अमेरिकी ट्रेड अधिकारी और ट्रंप के करीबी जेमिसन ग्रीन ने कहा है कि ईयू के साथ डील में सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने कहा कि मैंने अब तक इस डील के कुछ डिटेल्स देखे हैं। ईमानदारी से कहूं तो इसमें भारत को तगड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। भारत को यूरोप के बाजार में ज्यादा पहुंच मिल रही है। कुल मिलाकर भारत टॉप पर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस डील में कुछ इमिग्रेशन राइट्स भी दे दिए जाएं, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स और वर्कर्स को यूरोपीय देशों में काम करने के ज्यादा मौका मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की बदलती ट्रेड पॉलिसी की वजह से भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील हुआ है। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि जब अमेरिका अपने बाजार को सीमित कर रहा है, तब यूरोपीय यूनियन जैसे ट्रेड डिपेंडेंट ब्लॉक को दूसरा ऑप्शन खोजने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन भारत जैसे बड़े बाजार की ओर रुख कर रहा है। ग्रीन ने यूरोपीय संघ की आलोचना करते हुए कहा कि जब अमेरिका वैश्वीकरण की कुछ समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तब नाटो जो है वो वैश्वीकरण पर और जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए अन्य देशों से हमारे बाजार में आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि ये देश अपने सामान के लिए अन्य बाजार तलाश रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ट्रेड पर इतना निर्भर है कि उसे अन्य बाजारों की आवश्यकता है, इसीलिए वो अपना सारा सामान अमेरिका को नहीं भेज सकता। दोस्तों, जेमिसन ग्रीन के बयान की टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूसी तेल को लेकर भारत पर दबाव न डालने के लिए यूरोपीय यूनियन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण ही भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की, क्योंकि यूरोपीय देश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे यानी ईयू भारत के साथ एक बड़ा ट्रेड डील करना चाहते थे। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के दावे की खुल गई पोल। सीनेटर वार्नर ने कहा कि भारत पाकिस्तान ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका तो बस क्रेडिट ले रहा है। जी हां, अमेरिकी सांसद ने खोल दी डोनाल्ड ट्रंप की पोल। भारत पाकिस्तान युद्ध ट्रंप ने नहीं रुकवाया। जी हां, बता दें, सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने क्या सच्ची कहानी। दरअसल अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष मार्क वार्नर ने डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की पोल खोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान को उन्होंने युद्ध से रोका। दोस्तों, मार्क वार्नर ने कहा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को खत्म करने में अमेरिका की भूमिका को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सच ये है कि दोनों देशों ने खुद ही इस मुद्दे को सुलझाया था। इसके साथ ही मार्क वार्नर ने चेतावनी दी कि ऐसी बातें कूटनीतिक माहौल को बिगाड़ सकती है और इस संवेदनशील समय में क्षेत्रीय तनाव को और हवा दे सकती है। समाचार एजेंसी IANS को दिए गए एक खास इंटरव्यू में वार्नर ने कहा कि मौजूदा जानकारी इस बात का समर्थन नहीं करती कि वाशिंगटन ने अकेले ही इस तनाव को सुलझाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने भारतीय सरकार के सदस्यों, खुफिया समुदाय और अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी से सुना और पढ़ा, उससे साफ है कि यह मसला भारत और पाकिस्तान के बीच ही सुलझा है। मार्क वार्नर ने माना कि अमेरिका ने सहयोगी भूमिका निभाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी दखलंदाजी के दावों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या यह टकराव दोनों परमाणु संपन्न देशों को बड़ी तबाही के करीब ले गया था, वार्नर ने कहा कि स्थिति गंभीर थी, लेकिन नहीं कोई नई नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी ऐसे कई तनाव हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, मार्क वार्नर ने वाकई में ट्रंप की असली पोल खोल कर रख दी, वो भी अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या होगी, वाकई में ट्रंप को धक्का लगता दिखाई देने वाला है इस खबर के बाद। साथ ही साथ आपको बता दें, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले का बड़ा खतरा। फ्रांस ने भेज दिया 40 राफेल जेट से लैस दैत्याकार परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हां दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को खुली चेतावनी देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाले को भेजा है। ये राफेल फाइटर जेट से लैस है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इस तैनाती के बारे में ऐलान किया है। माना यह जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सेना के हमले के खतरे को देखते हुए फ्रांसीसी नौसेना एक्शन में आई है। यही नहीं दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से पेरिस में मिलने जा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कह दिया है कि मैक्रोन यूरोपीय एकजुटता को एक बार फिर से अपना समर्थन जाहिर करेंगे। साथ ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता को भी अपना समर्थन देंगे। दोस्तों, फ्रांस, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता आर्कटिक में सुरक्षा खतरे, ग्रीनलैंड के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसको फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों ही सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि
हालांकि फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि चार्ल्स डी गॉल को कहां तैनात किया जा रहा है, लेकिन समाचार एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ये उत्तरी अटलांटिक की ओर बढ़ रहा है। हाल के दिनों में यह इलाका अमेरिका और यूरोप के बीच भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बनकर उभरा है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका के लिए सऊदी, यूएई, कतर ने कर दिया इनकार कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, लेकिन ईरान से जंग के बीच में दोस्तों ये मुस्लिम देश अकेला अमेरिका का देगा साथ। कौन सा मुस्लिम देश है आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन एक बार फिर मिडिल ईस्ट में वो अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। खाड़ी के बड़े मुस्लिम देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली है। सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने साफ साफ कह दिया है कि वे ईरान पर किसी भी हमले के लिए लॉन्च पैड नहीं बनेंगे, यानी कि अमेरिका को अपना एयरबेस नहीं देंगे। ये फैसला दोस्तों ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप प्रशासन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को सत्ता से हटाने तक की धमकियां दे चुका है। इन हालात के बीच मिडिल ईस्ट का एक मुस्लिम देश ऐसा है जो अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और उस देश का नाम क्या आप गेस कर सकते हैं दोस्तों? चलिए हम आपको बताते हैं। उस देश का नाम है जॉर्डन। अगर आपने मेरे कहने से पहले गेस कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जी हाँ, वो देश है जॉर्डन। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 अस्थायी बेस हैं जो बहरीन, मिस्र, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन भी शामिल है। अब तक जॉर्डन ने यह सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है कि वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं देगा। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि ईरान पर संभावित हमले में यही देश अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी बन सकता है। आपको बता दें कि जॉर्डन में अमेरिका का पहले से ही मजबूत सैन्य ठिकाना मौजूद है। यहाँ मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस है जहाँ भारी हथियार और सैन्य संसाधन तैनात है। दोस्तों हाल के दिनों में जॉर्डन में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स की गतिविधियों में तेजी देखी गई है। पैट्रियट और थार्ड, जिसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, इस तरह का डिफेंस सिस्टम भी यहाँ तैनात किया गया है। दोस्तों अभी किंगडम में लगभग 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अगर खाड़ी देश साथ नहीं देते हैं तो अमेरिका को जॉर्डन से बैक सपोर्ट मिल सकता है, खासकर तब जब सऊदी अरब, यूएई और कतर ने ईरान पर हमले से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल खाड़ी देशों ने अप्रैल 2025 में ही अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया था कि वे ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। सिर्फ हमले ही नहीं बल्कि रिफ्यूलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। इससे ये समझना भी बड़ी भूल होगी कि अमेरिका अब खाड़ी मुल्कों को अपनी आवश्यकताओं में कम शामिल करेगा। दोस्तों खाड़ी मुल्कों की ताकत को इसी से समझा जा सकता है कि अप्रैल 2025 में एयर स्पेस के इस्तेमाल पर निराशा हाथ लगने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप मई महीने में खाड़ी मुल्कों के दौरे पर पहुंचे। संभावित रूप से इस दौरान भी उन्होंने अपने खाड़ी साथियों को मनाने की कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं मान सके थे। इसके अलावा उन्होंने कतर, यूएई और सऊदी अरब तक के साथ हथियारों और अन्य मुद्दों पर बड़े समझौते किए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एंड टाइम पर इन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया ठेंगा, कह दिया युद्ध में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, एयर बेस तो छोड़ो एयर स्पेस तक नहीं देंगे। जी हाँ, इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो उधर दोस्तों हिंद महासागर में उतरा समुद्री डकैत, डर से थर्राया पाकिस्तान, तो वहीं घबरा गया तुर्की, फुस हुआ इस्लामिक नाटो। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर इस वक्त सैन्य गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। जैसे जैसे जंगी जहाज इसमें आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान और तुर्की की टेंशन बढ़ रही है। दरअसल अमेरिका पूरी तरीके से जंग के मूड में है और इन दोनों इस्लामिक देशों को डर अपने नुकसान का है। पाकिस्तान में तो इस बात को लेकर बहस भी शुरू हो गई है दोस्तों। ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव की चिंगारी बढ़कर आग बन रही है, वो सिर्फ 2 देशों को ही नहीं, आसपास और एशिया के बाकी देशों को भी चिंता में डालने वाला है। अगर ये युद्ध हुआ तो इस बात से अमेरिका का पिछलग्गू बना पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ है। वैसे इस्लामिक जगत का खलीफा बना बैठा तुर्की भी परेशान है, इसलिए नहीं कि ईरान मुस्लिम देश है, बल्कि इसलिए कि वहां से आने वाले शरणार्थी कहीं उसकी सीमा में ना घुस जाएं। दोस्तों अमेरिका जैसे जैसे ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है, बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस बात को लेकर डरा हुआ है कि अगर ईरान में सत्ता बदली तो विद्रोह की आग उसके यहाँ भी लग सकती है। पाकिस्तान में पहले से ही बलूचिस्तान प्रांत में लगातार विद्रोह हो रहे हैं, चूंकि बलूचिस्तान ईरान के सिस्तान से लगा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को यह डर है कि अमेरिकी हमले से हालात बिगड़ेंगे और विद्रोहियों को और मौका मिल जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया में अब ये बातें, ये विषय चर्चा का एजेंडा बना हुआ है दोस्तों, चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तानी अधिकारी और सरकार ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए तबाही का मंजर लेकर आएगा। जी हाँ, तो वही अंतिम खबर आपको बता दे, जहाँ
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर शोक संदेश में अजित पवार के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जाहिर कर दी। दोस्तों, उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की मांग कर दी। ममता बनर्जी ने इशारा कर दिया कि इस घटना में साजिश हो सकती है क्योंकि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है और हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, बुधवार सुबह बारामती में विमान हादसे के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर ट्वीट किया कि अजित पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में और हैरान हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग आज सुबह बारामती में भयानक विमान दुर्घटना में मारे गए और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी भी शामिल हैं, और दिवंगत अजित जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए। बाद में उन्होंने एक बयान में कहा कि यहाँ लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। पता नहीं विपक्षी पार्टियों का क्या होगा, लेकिन वो बीजेपी सरकार के साथ थे। मुझे पता चला कि वो फिर से शरद पवार के साथ एकजुट होने की योजना बना रहे थे। ये हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम जांच चाहते हैं। किसी भी एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। यानी कि दोस्तों, विपक्षी पार्टियां इस आपदे में अवसर ढूंढती नजर आ रही है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी इतना ही नहीं, पप्पू यादव तक ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी के अलावा बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी विमान हादसे को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने शोक जताते हुए कहा कि विमान हादसा संजोग है या साजिश, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोरी जांच होनी चाहिए कि विमान दुर्घटना हुई तो हुई कैसे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने अजित पवार के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिन साथियों को हमने हादसे में खोया है, हम पीड़ा की इस घड़ी में उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। हालांकि दोस्तों, अजित पवार के इस आकस्मिक मौत पर, इस दुर्घटना में हुई मौत पर आपकी क्या राय है? आप भी दोस्तों कमेंट में श्रद्धांजलि उनको जरूर दीजिएगा। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी और विपक्ष सवाल खड़ा करता दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा लिखकर। लेकिन जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जहां पर भी आपका अकाउंट हो दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।